आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए प्रदेश के लाखों नौजवानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उन्हीं के संघर्ष, उनकी ताकत और उनके नेतृत्व के कारण ही कल ये कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ। फिर आरक्षण संघर्ष समिति जिससे जुड़े हुए राजेंद्र चौधरी जी होई, डॉक्टर राम सिंह जी होई, मोहसिन होई, योगेश यादव होई, हमारे पूर्व सैनिक मीना जी होई, चाहे बाड़मेर से जुड़े हुए नरपत मूंड होई, चाहे सूरतगढ़ से जुड़े हुए हरीश मूंड होई, चोमू से जुड़े हुए यादव जी होई, तमाम उन लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व के कारण आज हम लोग जो कल कैबिनेट का फैसला हुआ है उस संदर्भ में धन्यवाद दे रहे हैं। मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, तमाम कैबिनेट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, गोविंद डोटासरा जी को भी व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंदर बैठे हुए पदाधिकारी जिन्होंने के सामने ये बात हम लोगों ने रखी और उन्होंने सरकार हमारे पक्ष को आगे रखा, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज विशेष तौर के ऊपर मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तमाम विवाद दबाव के बावजूद भी मीडिया ने निष्पक्ष तौर के ऊपर हम लोगों की बात राजस्थान के लोगों तक पहुंचाई और सरकार के सामने भी हम लोगों की बात पहुंचाई। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर आज़ादी के बाद पहले दफे संगठित होकर ओबीसी वर्ग ने ये संघर्ष किया, काफ़ी समय से कर रहे थे और अप्रैल से सड़कों पर भी वो लोग आए, नौजवान सड़कों पर आए। एक दिन में ही राजस्थान के तमाम जिलों में जिले मुख्यालय के ऊपर धरना प्रदर्शन हुआ। मैं खुद उस धरने प्रदर्शन के अंदर बाड़मेर में शामिल हुआ और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर ये आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया और कहीं भी आरोप प्रत्यारोप हम लोगों ने नहीं लगाया। किस सरकार ने कब ये संशोधन किया, ये विवाद भी हमने नहीं किया और इस पूरे सफर के अंदर हमने किसी भी प्रकार की विवाद नहीं किया। तो तमाम ओबीसी वर्ग संगठित होकर और ये संघर्ष किया और जो मेरा खुद का मूल स्वभाव है उसको भी जब ओबीसी संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि नहीं अब बहुत हो चुका है, 8 तारीख को जिस दिन डेफर किया गया, मेरा मूल स्वरूप और स्वभाव में भी मैं परिवर्तन लेकर आकर और 9 तारीख से मुझे कुछ मजबूती से संघर्ष के अंदर टकराव की स्थिति में भी हम लोगों को आना पड़ा और मेरे टकराव में आने के कारण कई व्यक्ति व्यवस्थाओं के अंदर नाराजगी भी हुई और नाराजगी का फलस्वरूप निराधार आरोप प्रत्यारोप भी लगे। कुछ दूसरे दिशा के अंदर भी हम लोगों के साथ जो चीज़ें हो रही है वो हमें पता है, पर वो आज चर्चा का विषय नहीं। चाहे मेरे खुद के से जुड़े हुए लोगों के साथ हो, चाहे मेरा खुद का विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ की व्यवस्थाओं के अंदर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पर मैं उन लोगों को उससे भी माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे कारण आज उन लोगों को भी ये चीज़ें सहन करनी पड़ी। पर इस सफ़र के अंदर 29 तारीख को इसी हॉल में मैंने पूरे आप लोगों के माध्यम से राजस्थान में ये बात कही थी कि ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर पहला पायदान प्रशासनिक स्वीकृति है जो डीओपी से होती है। डीओपी मंत्री अशोक गहलोत जी है, स्वयं उनको प्रशासनिक स्वीकृति देनी पड़ेगी और उसके बाद विभिन्न विभागों से इसकी स्वीकृति होगी और कैबिनेट में ये रखा जाएगा और कैबिनेट के बाद में गवर्नर के पास जाकर और नोटिफिकेशन ये
पर 30 तारीख को हजारों की संख्या में नौजवान पूरे राजस्थान से इकट्ठे हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसके अंदर हर वर्ग ने सहयोग दिया, कर्मचारी और मजदूर नहीं, किसान नहीं, हर वर्ग ने सहयोग दिया। जब ये गाड़ियां यहाँ आई जिनमें बच्चे आई, कर्मचारियों ने, हर स्तर के कर्मचारियों ने, अगर कहीं कांस्टेबल है तो उन्होंने आपस के अंदर उस गाड़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर कर उन बच्चों को वहाँ से यहाँ तक लाने की व्यवस्था करी। शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने करी, मेडिकल विभाग के नर्सिंग स्टाफ ने किया। उन तमाम लोगों के कारण उस दिन यहाँ हजारों की संख्या के अंदर आए और जो लोग आए वो सिर्फ इस मुद्दे से जुड़े हुए थे। एमआई रोड के ऊपर इतनी बड़ी संख्या का में नौजवानों का आना और 1 मिनट भी एमआई रोड का जो डाइवर्जन नहीं होना वहाँ के ट्रैफिक का, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि कितने अनुशासित तौर पर और सिर्फ इस मुद्दे से जुड़े हुए वो नौजवान यहाँ आए थे। 30 तारीख को हम लोगों का सरकार के साथ वार्ता हुई। उस वार्ता के अंदर सरकार से की तरफ से मेरी खुद की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी को बुलाया गया। उनकी मौजूदगी के अंदर हम लोगों के आपस के अंदर वार्ता होकर यह तय हुआ कि 2 दिन के अंदर प्रशासनिक आदेश सरकार स्वीकृत कर देगी। वही बात हम लोगों ने 30 तारीख को नौजवानों के बीच में कही और हम लोगों की बात पर विश्वास करते हुए नौजवान उस दिन उस आंदोलन को वहां से स्थगित किया। 2 दिन के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति भी हुई और तत्कालीन उसके बाद में मुश्किल से 3-4 दिन के अंदर बाकी विभाग आरपीएससी समेत उन विभागों द्वारा भी इस संशोधन के स्वीकृति आई। उसके बाद में कैबिनेट नहीं होना। मैं लगातार उस दरमियान 1 महीने में 3 दफे स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास गया और सिर्फ सिंगल एजेंडा इस संदर्भ में कैबिनेट के संदर्भ में मैं गया और सामूहिक तौर के ऊपर भी हम लोग सब आरक्षण संघर्ष समिति मुख्यमंत्री जी के पास गई कि कैबिनेट जल्द से जल्द बुलाकर इन बच्चों को राहत पहुंचा। 8 तारीख को कैबिनेट तय होना, 7 और 8 की मध्य रात्रि को मेरा वापस शिमला में अनुरोध करना मुख्यमंत्री जी से कि तत्कालीन आप कैबिनेट बुलाओ। कैबिनेट नहीं होने के कारण जो देरी हो रही है उनसे नौजवानों को नुकसान होगा। 8 तारीख को वो कैबिनेट होना और उस कैबिनेट के अंदर डेफर होना और सरकारी सूत्रों से ये बताना कि इस कैबिनेट में उस व्यक्ति ने, उस मंत्री ने खिलाफत करी। पहली बात तो ये असंवैधानिक है। हम लोग शपथ लेते हैं कैबिनेट के अंदर सरकार में रहते हुए कोई भी आंतरिक बैठक गोपनीय होती। वो असंवैधानिक कृत्य किसने भी किया, पब्लिक डोमेन के अंदर वो बात लाकर, वो इस प्रदेश के हित में नहीं था। क्या मंशा थी, क्या मकसद था, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। कैबिनेट के हर सदस्य का अधिकार है कोई भी एजेंडा आए, उस एजेंडा के संदर्भ में उसका कोई भी सवाल हो तो कैबिनेट के अंदर रखा जाना, और जो मंत्री उस विभाग से है उसका कर्तव्य बनता है जो कैबिनेट के अंदर लेकर आए उनके प्रत्येक सवाल का जवाब देना। मंत्री को असिस्ट करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी उस मंत्रालय के वहीं कैबिनेट के अंदर मौजूद रहते हैं जब वो एजेंडा कैबिनेट के अंदर चर्चा में आता है। व्यवस्था तो यह थी कि स्वयं मुख्यमंत्री जी को, जो खुद डीओपी मंत्रालय उनके पास है, उनको जवाब देना था। अगर जवाब देने के अंदर किसी की भी मदद लेनी थी तो डीओपी सेक्रेटरी की लेनी थी।
और उसके जगह डेफर करने के बाद में जो विवाद 48 घंटे के नाम पर जिन ताकतों ने किया, बहुत विवाद हुआ राजस्थान के अंदर। हम लोगों के ऊपर भी बहुत छीटाकशी हुई, हम लोगों के ऊपर भी आरोप लगाए कि जब 48 घंटा की समय अवधि देने के बावजूद भी ये फैसला नहीं हुआ तो इन लोगों ने धोखा दिया। यहाँ तक के शब्दों का उपयोग भी हुआ और उस दरमियान निराधार बातों पर भी विवाद होना शुरू हुआ। किसी भी तौर पर कोई इस ओबीसी संघर्ष में उसका कोई जुड़ाव नहीं था। इस तरह के सवाल भी उठाए नहीं। ये जाट आरक्षण में कौन कहाँ खड़ा था, कैबिनेट में किसने क्या बोला, किसकी सियासत में धरातल खिसक रहा है, इस तरह की निराधार बातें इस दरमियान, इस संघर्ष के दरमियान सवालों के माध्यम से हुई है। भूतपूर्व सैनिक का हक खत्म हो रहा है, ये भ्रम फैलाया गया। 12.5%, आज मैं वापस दोहरा रहा हूं इस फैसले होने के बाद, 12.5% के अंदर एक पद की भी कमी नहीं रहेगी। ये आरोप भी लगाया गया कि जाति में बांटा जा रहा है भूतपूर्व सैनिकों को। उनको अच्छी तरह से पता था कि जो भी व्यवस्था वो एक व्यवस्था रहनी चाहिए। ये व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं त्रुटि है। पिछली व्यवस्था के अंदर भी भूतपूर्व सैनिकों को जाति के आधार पर वर्गों में नियुक्ति देने के बाद बांटा जा रहा था। उसमें फर्क यह था कि जब उनको सिलेक्शन हो रहा था, जब उनको जाति के आधार पर सिलेक्शन नहीं हो रहा था। सिलेक्शन हो रहा था जब उनको कैटेगरी वाइज सिलेक्शन नहीं हो रहा था। सिलेक्शन के बाद में, सिलेक्शन करने के बाद में उन लोगों को कैटेगरी में बांटा जा रहा था। ये सब पता होने के बावजूद भी सिर्फ है विवाद कैसे उत्पन्न हुए, उसके कारण ये बात कही गई राजस्थान में कई जगह से कि हम लोग भूतपूर्व सैनिकों को जाति के आधार पर बांट रहे हैं। हम लोगों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्द नहीं पता। हम सब लोगों के परिवार से भूतपूर्व सैनिक हैं। मेरे खुद के परिवार के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर शामिल होते वक्त मेरे खुद के नाना जी राष्ट्रपति पदक तक उन लोगों को मिला। तो हम लोगों को उनका योगदान नहीं पता, हम लोग उनका योगदान याद ही नहीं रखते। हम लोग उनका योगदान को पूछते हैं। पूछना है बहुत बड़ी चीज होती है, पर भी हम लोगों को उस चीज में जोर जबरदस्ती घसीटने का प्रयास किया गया। किस किस तरह की हम लोगों को समझाइश की बातें करी गई, धमकाने तक करी गई कि मेहरानगढ़ दुखियांतिका को समय निकलते हुए सब भूल चुके हैं। उससे बड़ी जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूँ मारवाड़ में, वो भी भूल चुके हैं, जिसमें 250 लोग हम लोगों के परिवार के उस हादसे के अंदर उनकी मृत्यु हुई, वो भी भूल गए हैं। तो कोई लंबे समय तक ये बातें नहीं रहती है लोगों के जहन में। आप क्यों व्यवस्थाओं से नाराजगी ले रहे हो, यहां तक बोला गया। फिर वो आगे आते आते वो विवाद उस दिन चरम सीमा पर पहुंच गया, जब स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जाति के आधार के ऊपर भ्रांति फैलाना, जाति के आधार पर जाट और राजपूत, किसी भी स्तर पर किसी आरक्षण संघर्ष समिति के किसी नौजवान ने कोई जाति का उल्लेख नहीं किया इस पूरे आंदोलन के अंदर। हमने कभी भी जाट और राजपूत को बात, चलो बरानू जाति है जो ओबीसी वर्ग के अंदर, उसको कभी भी हमने एक को अलग और दूसरे को अलग कर कर उसका उल्लेख तक नहीं किया। सिर्फ हम लोगों की एक ही स्वर समिति स्वर था, वो ओबीसी। उसके बावजूद ये बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने खुद ने चुनाव लगातार जो 6 चुनाव लड़े, 3 विश्वविद्यालय के अंदर और 3 एमएलए और एमपी की, कभी भी कहीं ये बात मेरे सामने नहीं आई। चुनाव तो लड़े जाते हैं आपस के अंदर, किसी वक्त में हम किसी के पक्ष में रहते हैं, मुद्दे के किसी खिलाफ में रहते हैं। चुनाव तो मुख्यमंत्री जी खुद ने भी लड़े। विश्वविद्यालय के अंदर जो चुनाव लड़ा और जो चुनाव हारा, वो बाड़मेर के राजपूत उस समय के छात्र नेता पन्नी सिंह जी के सामने। अभी भी जो चुनाव लड़ रहे हैं
चाहे एमपी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी में कोई ना कोई जाति से तो उम्मीदवार रहेगा ही रहेगा, कि हमारे देश के अंदर जातीय व्यवस्था है, हमारे देश के अंदर धर्म की व्यवस्था, तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी तौर पर जाति और धर्म से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और ये भ्रम भ्रांति फैलाना कि ये जाति है, ये बिल्कुल ही निराधार है। कोई भी लिस्ट उठाकर देख ले, ओबीसी वर्ग में के अंदर जो भर्तियां हो रही है उसमें तमाम जाति है, कोई एक जाति का उसके अंदर आधिपत्य नहीं है। जो भी भ्रम भ्रांति फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत फैलाई जा रही है। खुद एससी के संदर्भ में स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी ने ये बात सरकार के सामने रखी और आज भी वो फाइल में उनकी चिट्ठी है। एसटी के पूर्व सैनिक जिनकी भर्ती नहीं हो रही है, एससी के पूर्व सैनिक जो आरएस के अंदर मेंस के अंदर टॉपर होने के बावजूद भी उनकी भर्ती नहीं हो रही, उन लोगों ने भी ये मांग करी। ईडब्ल्यूएस के अंदर 4 पद होना और उन 4 पद के अंदर नए फ्रेशर नौजवान को सिर्फ 1 पद मिलना, उन ईडब्ल्यूएस के नौजवानों ने भी ये बात हम लोगों के सामने रखी, सरकार के सामने रखी। फिर भी सिर्फ विवाद करने के मकसद से ये सब जो बातें की गई वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के अंदर हर फैसला एक अच्छे स्वादपूर्ण वातावरण के अंदर होता है, पर ये राजस्थान के जो हम लोगों का परंपरा है उस परंपराओं के विपरीत ये सब कृत्य हुआ, इसलिए बहुत दुख होता है। राजस्थान के अंदर कभी भी विवाद नहीं हुआ, ओबीसी के अंदर कुछ जातियों का शामिल होते वक्त भी किसी जाति ने विरोध नहीं किया। मेरी खुद की जाति जाट जब ओबीसी में शामिल किया गया, कभी भी राजस्थान में उस वक्त भी विवाद नहीं हुआ। विष्णुइयों का, मैं जब खुद लोकसभा का सदस्य था उस वक्त सिंधी मुसलमानों को ओबीसी के अंदर शामिल किया, उस वक्त भी कभी भी हम लोगों का ये नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस के अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया, कभी भी विवाद नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आर्थिक आधार को 8 लाख तक करने का जो फैसला हुआ, उसके अंदर ईडब्ल्यूएस के गरीब जो लोग थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने विवाद नहीं किया। प्लॉट का जो व्यवस्था थी कि शहर के अंदर प्लॉट के अंदर रखने की भी छूट दी थी, जब ग्रामीण ईडब्ल्यूएस के लोगों ने विवाद नहीं किया कि आर्थिक तौर के अंदर हम लोग कमजोर हैं। ग्रामीण ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ब्राह्मण समाज के जो परिवार है, मंदिर माफी की जमीन होने के कारण उनके पास एक प्लॉट भी राजस्थान के अंदर नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने विवाद नहीं किया, क्योंकि ये राजस्थान है। राजस्थान के अंदर किसी के हक के लिए, हित के लिए फैसला होता है तो कभी भी दूसरा वर्ग, दूसरा पक्ष विवाद नहीं करता। ये राजस्थान है। पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान की यही पहचान है और राजस्थान हर फैसले के निश्चित तौर के ऊपर रहता है। पर हम लोगों का यह दुर्भाग्य रहा, हम लोगों का यह दुर्भाग्य रहा कि इस संघर्ष के अंदर हम लोगों को जाति में बांटने की कोशिश करी, हम लोगों को विवादों के अंदर बांटा गया, हम लोगों के लिए निराधार विवाद लेकर आए। उसके बावजूद भी संगठित रहे राजस्थान का ओबीसी वर्ग। बहुत कोशिश की गई, बहुत कोशिश किया गया कि आपस में किसी न किसी प्रकार का हम लोगों के अंदर भी डिवीजन कराया जाए। तमाम जो कोशिशें थी वो उन लोगों की विफल रही और संगठित होकर ये संघर्ष किया, और संघर्ष के मार्फत से आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूछने वाले मेरे से ये पूछते हैं कि 8-9 तारीख को आपने ये भाषा का उपयोग किया, 9 तारीख के बाद निरंतर ये भाषा का उपयोग आपने टकराव कर किया। मैं आज आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि इस भाषा का हमको वापस उपयोग नहीं करना पड़े। जो नौजवानों के साथ है, कल कैबिनेट में फैसला हुआ, वो लेटर एंड स्पिरिट, भावनाओं जिससे वो फैसला हुआ, उससे भावनाओं से ही उसको राजस्थान में लागू किया जाए। जो टकराव के वक्त जो मैंने बातें मुख्यमंत्री जी को खुद को कही, मुझे पूर्ण विश्वास है, खुद मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि मैं इस वर्ग की सभी जायज मांगों को मानूंगा
वीडियो की भर्ती का रिजल्ट आने वाला है। तो आज नोटिफिकेशन पब्लिश होने से पहले हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, और मैं मुख्यमंत्री जी से पूर्णतः हम लोगों को विश्वास है कि इन वीडियो में जो पास हुए हुए जो नौजवान हैं उन लोगों को स्वयं बिना मांगे उन लोगों के हितों की रक्षा स्वयं मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय अशोक गहलोत जी कर देंगे। जो 500 विद्यार्थी है वो किसी एक जाति के नहीं है। ये मैं आज आपके मार्फत से पूरे राजस्थान को कहना चाहता हूं। जो 500 विद्यार्थी उसके अंदर वो किसी एक जाति के नहीं है। कोई भी उसका विश्लेषण कर और पता कर ले कि किसी एक जाति के नहीं, जो जाति के आधार के ऊपर जो विवाद किया जा रहा है। तो यही हम सब लोगों का कहना था, और मैं तहे दिल से उन नौजवानों का और विशेष तौर पर मैं उन बुजुर्ग का, और विशेष तौर के ऊपर 2 बुजुर्गों का, आज राजा राम जी मील हमारे संघर्ष के अंदर हर जगह राजा राम जी मील ने हम लोगों का नेतृत्व दिया, उनका संरक्षण था। करण सिंह जी यादव आज शारीरिक तौर के ऊपर शहीद स्मारक के अंदर इतनी तपती धूप, उस संघर्ष के अंदर भी हम लोगों के साथ में बैठे रहे। हम लोगों ने निवेदन किया, निरंतर मैंने खुद ने स्वयं निवेदन किया कि डॉक्टर साहब आ जाए, आप यहाँ छाया में बैठ जाओ। उनकी तबीयत जब तक नहीं बिगड़ी, हम लोगों के बीच में उन्होंने संघर्ष किया। तो मैं तमाम उन बुजुर्गों को, तमाम हम लोगों के साथ जिनका प्रशासनिक अनुभव था, जसाराम जी जैसे हर व्यक्ति का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई लोग अपने जिलों के अंदर जहाँ आंदोलन हुआ वहाँ पहुँच भी नहीं सके, और उन लोगों की भावना हम लोगों के साथ में थी। जो बाड़मेर के अंदर आंदोलन हुआ, सूरतगढ़ के अंदर हुआ, नागौर में हुआ, चोमू में हुआ, जयपुर में हुआ, और उसके बाद में हम लोगों ने स्थगित किया। उस सफ़र के दरमियान जिन किन्होंने ने हम लोगों की मदद करी है भावनाओं से, उन तमाम लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।